जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए साइंस का टोटल क्वेश्चन, ठीक है, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही वीवीआई है और एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सीरीज को आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आज ये हमारा थर्ड सीरीज है। आई होप ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आप लोग बहुत ही प्यार देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ों द्वारा पराकड़ क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा पराकड़ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए। पहले ऑप्शन ए दिया है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी दिया है चेरेप्टोफिली, ऑप्शन सी दिया है एनिमाफिली, ऑप्शन डी दिया है इंडोमोफिली, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेरेप्टोफिली। ऑप्शन नंबर बी होगा चेरेप्टोफिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन ए दिया है इंडोकॉर्प, ऑप्शन बी दिया है मिसोकॉर्प, ऑप्शन सी दिया है थैलामस, ऑप्शन डी दिया है संपूर्ण फल। तो दोस्त, जो हम लोग टमाटर खाते हैं तो टमाटर का जो होता है संपूर्ण फल को खाते हैं, टमाटर के संपूर्ण फल को खाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण फल, ठीक है, संपूर्ण फल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि आलू किसका रूपांतरित रूप है? आलू किसका रूपांतरित रूप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है तन्ना का। किसका? तन्ना का, ठीक है। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है, इसको जहां कहीं में नोट्स बना रहे होंगे आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशा है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशा है, ठीक है। प्रत्याशा को इंग्लिश में ना फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्रत्याशा को इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि निम्नलिखित में इसमें कह रहा है ना कि निम्न में सबसे अधिक प्रत्याशा किसका है? ऑप्शन ए है रबर का, ऑप्शन बी है इस्पात का, ऑप्शन सी है हाथी दांत की गोली का, ऑप्शन डी है कांच का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात का, ठीक है। इस्पात का जो प्रत्याशा होता है बहुत ही अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? यहाँ पे दिया है नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, मतलब इनसे किसके कमी कारण जो है रक्त अल्पता बोल तो एनीमिया कह सकते हैं, क्योंकि इनमें किसके कमी कारण एनीमिया नहीं होता है ये बता दिया है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है नियासिन और ऑप्शन डी है सायोमिन, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? सायोमिन। देखिए आयरन और पढ़ा है ना, आयरन की कमी से हमारे जो हमारा ब्लड में होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से ब्लड की हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है और ये भी रोग जो है, ठीक है, आयरन भी एनीमिया के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो इससे एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड इसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और सायोमिन, ठीक है, इसके कमी से भी एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और जो नियासिन, ठीक है, इसके कमी से एनीमिया रोग नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो हमारा शरीर पूरे बॉडी का जो वेट होता है, वेट का कितना परसेंट खनिज होते हैं, वेट का कितना परसेंट खनिज होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया है 4%, ऑप्शन बी दिया है 7%, ऑप्शन डी दिया है 9% और ऑप्शन सी दिया है 12%, ठीक है। तो याद रखेंगे जो खनिज होता है हमारे शरीर में टोटल वेट का 4% होता है। कितना परसेंट होता है? 4%। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और यहाँ से फैक्चुअल बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड जो होता है वो हमारे वेट का टोटल वेट का कितना परसेंट होते हैं? ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो टोटल वेट का, ठीक है, टोटल वेट का 7% होते हैं। 7%, यदि परसेंट पूछेगा तो 7% किसका? टोटल वेट का, बॉडी के टोटल वेट का कितना परसेंट? 7%। लेकिन नहीं पूछे लीटर में कितने होते हैं ब्लड, लीटर में कितने होते हैं? एक सामान्य व्यक्ति में और एक हेल्दी व्यक्ति में कहा जाए, स्वस्थ व्यक्ति में कहा जाए तो लगभग में 5 से 6 लीटर ब्लड का मात्रा पाया जाता है। यह भी पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा
वर्गीकृत की गई है, जो हमारी आकाशगंगा है मतलब वो कैसी है, ठीक है। दिया है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कि विद्युत गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कि अनियमित गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कि गोलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा कैसी है, सर्पिलाकार है, कैसी है, सर्पाकार है, मतलब सर्पिलाकार है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। ऑप्शन ए दिया है किडनी, ऑप्शन बी दिया है लीवर, ऑप्शन सी दिया है फेफड़ा, ऑप्शन डी दिया है पेट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर, ठीक है। पीलिया रोग में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की त्वचा जो है टोटल कैसे होने लगती है, जो कलर येलो होने लगता है, पीला होने लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रोसेस के थ्रू, कैसे उत्पन्न होती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, आयनन के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अच्छा यहाँ पर संलग्न कर दिया गया है, संलयन होना चाहिए, ठीक है, सही कर देते हैं हम इसको। क्या है यहाँ पे, संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीकरण के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। यहाँ से और कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो सन है, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी मात्रा है, सन किसकी मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा है, मतलब किस तत्व का। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन का, और किसका, हीलियम की मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे संलयन हो रहा है, और इसी हीलियम बनने के क्रम में से बहुत हेवी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती है, और सन के पास भी बहुत ऊर्जा का ये मुख्य सोर्स माना जाता है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है ना दोस्त, हाइड्रोजन बम में ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन। इसको लिख लेंगे कहीं, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन एक और पूछता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम, ठीक है। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। परमाणु बम जो होते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन में। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी लिखा है, ठीक है। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ऑप्शन दिया ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी दिया है गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी दिया है रुधिर आदान, ऑप्शन डी दिया है कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। यहाँ पे कूल्हे होगा, कूल्हे नहीं होगा, कूल्हे, ठीक है, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। दोस्त जहां कहीं भी ऑर्थो का बात है ना, ऑर्थो को हम लोग, ठीक है, मेडिसिन भाषा में ना हड्डी को ऑर्थो कहते हैं, हड्डी को क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। जहां कहीं भी हड्डी आए, जहां कहीं भी ऑर्थो आए, इसका मतलब क्या है, ये हड्डी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आप लोग अनुमान तो बता सकते हैं कौन हड्डी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा हार्मोन लोडो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन लोडो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है एड्रेलिन, ऑप्शन सी दिया है एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेलिन जो है, ठीक है, ये से लोडो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका अलावा मैंने बताया था कि आपातकालीन स्थिति में, इसको नोट कर लेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन स्राव होता है। तो आपातकालीन स्थिति में भी ना यही एड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी पूछता है कि रक्तचाप को कंट्रोल
कौन सा हार्मोन करता है, रक्तचाप को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो उसका भी आंसर क्या होता है, रक्तचाप को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रक्तचाप का भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रिलिन हार्मोन्स, एड्रिलिन हार्मोन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कर है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है अमोनिया, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया है नियोन। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे सजावटी तथा विज्ञापनों के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो मुख्य गैस है वो है हमारा नियोन। वो क्या है, नियोन। अच्छा, नियोन कौन सी गैस है, तो नियोन एक अक्रिय गैस है, भी याद रखेंगे। नियोन एक कौन सी गैस है, तो अक्रिय गैस। नियोन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, नियोन कौन सी गैस है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस को नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस को नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, निम्न में कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, निम्न में कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ट्राई नाइट्रो, ठीक है, तालुइन, एक ही में होता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रो तालुइन। ऑप्शन बी दिया है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ऑप्शन सी दिया है, ठीक है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन। ठीक है, ट्राई डायनामाइट, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है नाइट्रो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए दिया है B1, ऑप्शन बी दिया है B2, ऑप्शन बी दिया है B6 और ऑप्शन डी दिया है B12। मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी B12। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन से साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अच्छा यहाँ कोबाल्मिन लिख रहे हैं, मतलब इसमें कोबाल्ट की मात्रा आता है, इसलिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, B1 का रासायनिक नाम हम पहले बता चुके हैं, थाइमिन। विटामिन B2 का नाम क्या है भाई, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का नाम क्या है, विटामिन B6 का नाम, ठीक है, विटामिन B6 का नाम क्या है आप लोग बताएं। ठीक है, अच्छा इसको हम डेली क्वेश्चन छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यदि विटामिन से कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें विटामिन से बनने वाले जितने भी VVI क्वेश्चन है आप सबको वहाँ पर निपटारा किया जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना B1 का सीरीज चलता है, बी ग्रुप का सीरीज चलता है, B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, ठीक है, B7, B9, ठीक है, B12, ये सभी क्या है, ये सभी सीरीज है, बी कॉम्प्लेक्स का सीरीज है। ठीक है, सबका रासायनिक नाम होता है, सबको कमी से होने वाले रोग होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है। ठीक है, सभी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में ही, इसके अलावा सभी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग सबका थोड़ा सा, सबका रासायनिक नाम, इससे होने वाले रोग, ये सब याद करना जरूरी है। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें विटामिन को निपटाएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें क्या करेंगे, विटामिन को निपटाएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, निम्न में कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं नहीं होगा मित्रों, यहाँ पे भावनाओं नहीं होगा, भावनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, भावनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है, रुको भाई, पहले भावनाओं को हटाएं, नहीं तो भावनाओं में मालूम चलेगा हम लोग भी भाग जाएंगे। ये यहाँ पे भावनाओं नहीं होगा मित्रों, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, भावनाओं नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, भावनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन बी है परमाणु बम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन बम। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम। ये जीवन को तो नष्ट कर देता है, जीवन को नष्ट कर देता है, लेकिन याद रखेंगे कि ये भावनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि इसके अलावा देख लें परमाणु बम और हाइड्रोजन बम,
ठीक है। तो इसके बारे में क्या ही कहा जाए, आप लोग को याद होगा, इतिहास में घटना पढ़े हम लोग, ठीक है। कब का? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पढ़ते हैं ना, जापान पर जब बम गिरा था। परमाणु बम के तो भयावह स्थिति सभी लोग परिचित ही हैं। और हाइड्रोजन बम के बारे में जानते हैं, जो सूर्य में हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के रूप में काम करता है, नाभिकीय संलयन के रूप में काम करता है, और ठीक है। और ये भी बहुत ही घातक माना जाता है, ठीक है। तो बिल्डिंग कौन का है दोस्त, ठीक है। ये पूरा मुहल्ला का मुहल्ला और देश का देश साफ कर सकता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक माना जाता है। जबकि न्यूट्रॉन बम जो होता है सिर्फ जीवन को क्षति पहुंचा सकता है, जीवन को क्षति पहुंचा सकता है, भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 का है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए दिया है लेजर, ऑप्शन बी दिया है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? ट्रांजिस्टर। तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, क्या होती है? एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाते हैं तो उसमें जो विद्युत स्थितिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी दिया है घटती है, ऑप्शन सी दिया है बढ़ती है, और ऑप्शन डी दिया है घटती या बढ़ती, ठीक है। माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। स्थितिक ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। स्थितिक ऊर्जा क्या होती है? तो इसके बारे में थोड़ा देख लें। स्थिति को जो स्थिति के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे क्या कहते हैं? स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। और जब दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आप पास में लाते हैं तो उसमें भी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा वहां पर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब वो बढ़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के, ये वाला के भाई, इसको याद रखेंगे। विटामिन के का कार्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है नपुंसकता को दूर करना, ऑप्शन बी दिया है रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन सी दिया है श्वसन को सुचालित करना, और ऑप्शन डी दिया है पेलाग्रा में प्रभावी होता है, ठीक है। अच्छा, पेलाग्रा नहीं, इसमें ऐसे पेलाग्रा होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थाका जमना, रक्त का थाका जमना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है देखिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर जानने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये बात है उत्प्रेरक, ये क्या लिखा है यहाँ पे? उत्प्रेरक। अभी उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखो भाई, उत्प्रेरक वो सब्सटेंस होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी अभिक्रिया को या तो तेजी करते हैं या मंद करते हैं, या तो तेज करते हैं या मंद करते हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव उस अभिक्रिया में नहीं देते हैं, ठीक है। वो अपना प्रभाव उस अभिक्रिया में नहीं देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है डूबते सूरज का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? डूबते सूरज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि सूरज जब डूबता है या सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो उसका रंग जो होता है तो लालिमा लिए हुए लाल दिखाई देता है। तो किस कारण से होता है? ये किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी दिया प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी दिया निवर्तन के कारण, सॉरी निवर्तन में विवर्तन होना चाहिए था मेरे ख्याल से, मैं भी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, विवर्तन होना चाहिए। ऑप्शन डी है अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसको हम विवर्तन कर दे रहे हैं, विवर्तन होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। विवर्तन के कारण, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि डूबते सूरज का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अच्छा प्रकीर्णन होता क्या है उस समझ से पढ़े थोड़ा, चलिए इसको भी इसका सुफरा साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि प्रकीर्णन होता क्या है। देखो ना भाई, जब कोई प्रकाश किसी छोटे छोटे कणों से टकराता है या कणों से टकराता है, जब कोई प्रकाश की किरण जो कणों से टकराता है तो टकराने के बाद वो चारों बगल क्या होता है? छितर जाता है, चारों बगल फैल जाता है, ठीक है। इसी फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। और एक याद रखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना,
प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तरंग दायरे के, किसके, तरंग दायरे के। मतलब ये हुआ हमको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि तरंग दर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, जिसका तरंग दर ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और जिसका तरंग दर कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ये बनता है बार बार कि हम लोग जानते हैं लाल रंग का, यहाँ पे लिख दें लाल रंग का तरंग दर क्या होता है, अधिक, तरंग दर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होता है, अधिक, तरंग दर अधिक होता है, ठीक है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, तो प्रकीर्णन मित्रों सबसे कम, प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। यही देखते हैं बैगनी कलर का, बैगनी का तरंग दर क्या होता है, तरंग दर होता है कम, सबसे कम माना जाता है। बैगनी का तरंग दर क्या होता है, कम, तो प्रकीर्णन इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसको थोड़ा नोट कर लेंगे हम, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और एक बात बताओ दोस्तों, जब प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, प्रकीर्णन का मतलब हम जैसे बताया कि छितरा जाना, किसी कण पे पड़ करके ठीक क्या हो जाना, छितरा जाना। तो एक बात बताओ कि जब कोई सब्सटेंस जो होगा, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण किसी कण से टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, चारों तरफ छितर जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण जो बैगनी होता है ना, छितर जाती है, मतलब पास में ही रह जाती है, ठीक है। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो पाता है, मतलब वो बहुत छितराता कम है, इसलिए बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसी कारण से सुबह का समय या शाम का समय सूर्य तो हमसे काफी दूर रहता है, बाकी प्रकाश के सातों रंग जो होती है ना, वही प्रकीर्णन के कारण, मतलब छितराने के कारण वायुमंडल में ऊपर ही रह जाती है। हमारे आंखों तक सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है, जिस कारण से सूर्य हमको सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से निपटेंगे। इससे एक और क्वेश्चन बनता है प्रकीर्णन से, जो सिग्नल होता है, सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है समतल दर्पण और ऑप्शन डी दिया है अपसारी दर्पण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, इसके 2-3 रीजन है, तो इसको देखते हैं। पहला रीजन क्या है, जिसका विजन एरिया होता है क्या होता है, ज्यादा होता है, विजन एरिया क्या होता है, विजन एरिया इसका ज्यादा होता है। ऑप्शन दूसरा इसका रीजन क्या है कि जो भी प्रतिबिंब बनाता है कैसा बनाता है, आभासी, कैसा बनाता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा कारण है कि जो भी प्रतिबिंब बनाता है ना, वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा। इन्हीं कारणों से जो होता है साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अवतल दर्पण, तो इसका भी देख लेते हैं। इसका उपयोग जो होता है हम सर्च लाइट में, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है, सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर कुकर में जो होता है किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का उपयोग डेली हम लोग सामान्य जो होता है दर्पण का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक अपसारी दर्पण, ठीक है। तो देखो ना भाई, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी, ठीक है। तो अपसारी दर्पण किसे कहेंगे, ठीक है, और अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे, ठीक है। तो अपसारी जो दर्पण होता है ना, अपसारी दर्पण जो होता है यहाँ पे, अपसारी का मतलब क्या होता है ना, जैसे में कि कोई किरण आती है, किरण, ठीक है, एक किरण जो होती है ना कि एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। और एक जो होता है ना, एक जो होता है, एक कंडीशन होता है कि जब किरण चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है, किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, फोकसित होती है। तो देखो ये चारों तरफ फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको बोलते हैं अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी, ठीक है। और चारों तरफ से एक बिंदु पर आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी, क्या बोलेंगे, अभिसारी, ठीक है। तो अभिसारी जो होता है ना, अभिसारी दर्पण जो कहेगा, सॉरी अपसारी पूछा जा रहा है ना, अपसारी, यदि अपसारी लेंस कहेगा तो लेंस में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, सॉरी अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा अपसारी दर्पण, तो अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, उत्तल दर्पण को हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसको ऑप्शन दिया है, बादल उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन बी दिया है, बादल उष्मा का सुचालक है। ऑप्शन डी दिया है, बादल उष्मा का अन्वेषी है। और ऑप्शन डी दिया है, बादल उष्मा का उत्सर्जक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बादल जो है उष्मा का क्या है? कुचालक है। बादल जो उष्मा का कुचालक है। होता क्या है जब सन से जो एनर्जी जो होती है, लाइट होती है, ठीक, उष्मा जो होती है हमारे जो अर्थ पे पहुंची रहती है। कहाँ पहुंची रहती है? अर्थ पे पहुंची रहती है। होता क्या है कि यहाँ पे बादल जब छा जाते हैं तो यहाँ की एनर्जी जो होती है फिर ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद क्या होती है? टकरा कर फिर पुनः अर्थ पे आ जाती है। जिसके आंसर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। ठीक है, गर्मी महसूस होता है कब? जब आप बादल छाए रहते हैं आसमान में, तब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? ठीक है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार मानी जाती है या उत्तरदायी है? यहाँ पे उत्तरदायी होना चाहिए, दायित्व नहीं होना चाहिए, उत्तरदायी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है CFC, ऑप्शन बी दिया है CH4, ऑप्शन सी दिया है O2, ऑप्शन डी दिया है SO2। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? SO2। इसको क्या बोलेंगे भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ एक और गैस होती है, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2, ये दोनों गैस जो है ना अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार मानी जाती है। ठीक है, होता क्या है कि जब ये SO2 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया और N2O हो गया, जब इसका उत्सर्जन होता है तो क्या होता है कि ये गैस हल्की होने के कारण से वो कहाँ जाती है? आसमान में ऊपर जाती है। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O जो होता है, उससे क्या करती है? रिएक्शन करती है। ठीक है, और H2O से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाती है? H2SO4 बनाती है। और जब डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आता है तो उसे किस रूप में जानते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व जो है शामिल है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो मैग्नीशियम जिम्मेवार होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम की क्लोरोफिल की संरचना बनाने के लिए मैग्नीशियम क्या है? बहुत ही जिम्मेवार माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वार किसकी कमी से होता है? दुग्ध ज्वार जो होता है किसकी कमी से होता है? ठीक है, एक मवेशियों में होता है। ठीक है, मवेशियों में ऑप्शन ए दिया है इसमें कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी दिया है गंधक की कमी से, ऑप्शन सी दिया है लोहा की कमी से और ऑप्शन डी दिया है विटामिन के कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से। क्या होता है? दूध ज्वार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है मक्का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं से। किससे संबंधित है? गेहूं से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है जास्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जास्ता के कमी के कारण। किसका कमी के कारण? जास्ता के कमी के कारण होता है। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ठीक है, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है पी, ऑप्शन बी दिया है एस, ऑप्शन सी दिया है एल और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है एस, ये जो होता है ना तरल से नहीं गुजरता है। इसको याद रखेंगे। एस से क्या होता है? एस से होता है सॉलिड। एस से क्या होता है? सॉलिड बोलते हैं ठोस। ठीक है, एस जो होता है ना, मतलब एस तरंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ जो है सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मैटर से ही गुजर सकती है, मतलब कि सॉलिड ठोस से ही गुजर सकती है, तरल से होकर के गुजरती नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है SO2 दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का। क्या होगा? हाइड्रोजन का। हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं वनस्पति तेल बनाने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? ठीक है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद जो खट्टा होता है किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया लैक्टिक एसिड, सॉरी लैक्टिक नहीं लैक्टिक होना चाहिए था यहाँ पे। इसको करते हैं लैक्टिक, इसको काट देते हैं, ये काटिए, इसको ये काटिए काटिए काटिए। ठीक है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ऐसे लिखते हैं, आप लिख दे रहे हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, मतलब लैक्टिक अम्ल बी दिया है यहाँ पे, बी ऑप्शन दिया है नींबू का अम्ल, ऑप्शन सी दिया है एसिटिक अम्ल, और डी दिया है कार्बनिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। किस कमी के कारण? लैक्टिक अम्ल के कमी के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध जो होता है हमारा खट्टा हो जाता है। ठीक है, अब दूध के बात है, थोड़ा दूध को देख लेते हैं यहाँ पे। दूध, ठीक है, इसको ना ये जो होता है, इसको ये दूध जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण कैसा होता है? खट्टा। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु जो होते हैं, जिम्मेवार होते हैं? तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये जो जीवाणु होते हैं क्या होते हैं? ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध से दही जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि दूध का जो होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी दूध में क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। ठीक है, और दूध से बनने वाले क्वेश्चन कि दूध का रंग, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन देखते हैं पहले, बाकी सब देख लेंगे हम लोग। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, जब कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूध में पूछा कौन सी शर्करा पाई जाती है? आगे यहाँ पर नोट करेंगे कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज दिख रहा है, लैक्टोज। ठीक है, शर्करा, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये दूध से बनने वाले कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जहाँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, तो दूध लिख करके घेर कर बढ़िया से उसको सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, ठोस अवस्था में, जो ठोस अवस्था में क्या करे? विद्युत धारा को प्रवाहित करे। ऑप्शन ए दिया है हीरा, ऑप्शन बी दिया है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी दिया है आयोडीन, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में और कुछ भी बात याद रखेंगे। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। यहाँ से यही सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अधातु है जो कि विद्युत को प्रवाहित करने देता है अपने से होकर के। ठीक है, या विद्युत का सुचालक है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रेफाइट का यूज ना हम लोग, ग्रेफाइट का यूज जो है स्नेहक के रूप में, किस रूप में करते हैं? स्नेहक के रूप में इसका यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ग्रेफाइट का यूज मशीनों के स्नेहक के रूप में, मशीनों के स्नेहक के रूप में, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो बढ़ाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ बोल रहे हैं, इसको याद रखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। अच्छा, ये भी सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व या धातु पूछे तो क्या है? ये प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है दुनिया का सबसे कठोर धातु है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोग इस सेशन को बहुत ही अच्छा प्यार देंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।